हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीएस लीगल वर्ल्ड। तो आज हम करने जा रहे हैं गाइडेंस नोट ऑन जनरल मीटिंग, जो कि अपना SS2। तो बेसिकली ये एप्लीकेबल सब पे है। ये एग्जीक्यूटिव वालों पे भी एप्लीकेबल है, ये प्रोफेशनल वालों पे तो ऑफ कोर्स एप्लीकेबल है, बिकॉज अपने को थर्ड चैप्टर है DPA का। एंड बेसिस ऑन दैट मैं आपको गाइडेंस नोट इसलिए पढ़ा रही हूँ बिकॉज अब जो एग्ज़ाम्स के जिस तरह के हालात है उस तरीके से तो यही है कि ICSI आप कुछ भी पूछ सकता है। तो अब हमको भी अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी होगी ताकि हम भी ICSI ऑब्वियसली क्लियर कर पाए, ऑफ कोर्स। तो बेसिकली एज आई सेड, ये एप्लीकेबल किस पे नाउ वी ऑल आर अवेयर। तो बट सिंस आई एम ऑल्सो इन CS प्रोफेशनल, एक ग्रुप मेरा प्रिपरेशन चल रहा है, एज इन एक ग्रुप लेफ्ट है एंड देन आई विल बी फाइनली CS. So basis on that and based on my all experience and everything, I am starting with this guidance note. तो अब इंस्टीट्यूट भी फिर कहीं से भी पूछे ना, अब इससे ज़्यादा कहाँ से ही पूछेगा। ये इंस्टीट्यूट का खुद का ही गाइडेंस नोट है जो इंस्टीट्यूट ही इशू किया हुआ है, ऑफ कोर्स। तो SS2 कहाँ से है? तो SS2 बेसिकली इंस्टीट्यूट ने लाया है, ICSI लेकर आया है SS2 आई मीन जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ही है सारे, SS1 2 3 4 5 6 7 एंड 9 10, ये सारा इशू तो ऑफकोर्स ICSI ने किया है। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या है इसमें। तो बेसिकली सेक्शन 11810 जो है ना कंपनीज एक्ट का, वो बोलता है कि सारी कंपनी को ऑब्जर्व करना है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जनरल मीटिंग के लिए एंड बोर्ड मीटिंग के लिए। बोर्ड मीटिंग के लिए आता है आपका SS1, जनरल मीटिंग के लिए आता है SS2, ठीक है। अगेन देन ये जो इफेक्टिव था ये 1 जुलाई 2015 से इफेक्टिव था, फिर 1 अक्टूबर 2017 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए थे। सो नाउ वी विल क्विकली अंडरस्टैंड कि इसमें अपने को गो थ्रू क्या करना है, अपने को पढ़ना क्या है। सो विल गो थ्रू विद द इंडेक्स, बिकॉज ये सारा जो चीज़ है ना यहाँ पे गाइडेंस नोट पे एज इट इज छापा है अपने CS प्रोफेशनल की मॉड्यूल में, DPA चैप्टर नंबर 3। राइट, तो एप्लीकेबिलिटी कहाँ होगा SS2 का? आई जस्ट क्विकली हैव अ लुक। एप्लीकेबिलिटी कहाँ होगा, स्कोप क्या है, मीटिंग को कैसे कन्वीन करना है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कोरम क्या है, प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स, चेयरमैन, प्रॉक्सीज, वोटिंग, कंडक्ट ऑफ वोटिंग होगा तो कैसे होगा, पोल करना है तो कैसे करना है, प्रोहिबिशन ऑन विड्रॉल ऑफ रेजोल्यूशंस क्या है, कि अगर रेजोल्यूशंस को विड्रॉल करना है यू कैन वेरी मच डू, ओके, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन कि आप नहीं कर सकते हो, बट कैसे करना है। सो और ठीक है, कैसे करना है दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट उस पर प्रोहिबिशन क्या है, यू गेटिंग माई वर्ड्स? So that is there. Then next thing is resigning off resolution. Resigning मतलब होता है cancellation. देन है मॉडिफिकेशन, कैसे करोगे रेजोल्यूशंस का। रीडिंग ऑफ रिपोर्ट्स आपको जो मिल रही है, ऑडिट रिपोर्ट या जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, उनको आप कैसे रीड करोगे, दैट इज़ देयर। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट्स, क्या आप क्या AGM में गिफ्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आप क्या जनरल मीटिंग में कर सकते हो, आप क्या मेंबर्स को गिफ्ट दे सकते हो क्या। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट कैन कम समटाइम्स। फिर है एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग कैसे होगी, पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट, ठीक है। मिनट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ मिनट्स परमानेंटली करना है, होप यू ऑल आर अवेयर ऑन दैट, ठीक है। देन देर इज़ रिपोर्ट्स ऑन AGM का जो रिपोर्ट आता है। फिर डिस्क्लोजर्स, तो क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने हैं, राइट। ये सारे एनेक्जर्स है आपके, अटेंडेंस स्लिप, देन AGM का नोटिस, नोटिस ऑफ EGM, देन नोटिस ऑफ AGM फॉर न्यूज़पेपर दे रहे हो तो कैसे दोगे, गेटिंग माई वर्ड्स। देन नोटिस ऑफ दिस वन, पोस्टपोन्ड AGM कर रहे हो तो उसका नोटिस कैसे करोगे, नोटिस ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ AGM फॉर न्यूज़पेपर, ठीक है। देन नोटिस बाय रिक्विजनिस्ट, अगर मतलब कि रिक्विजनिस्ट मतलब मेंबर्स रिक्वेशन कर रहे हैं EGM करने के लिए, या फिर आपको नोटिस देना है EGM बुलाने के लिए ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ मेंबर्स, ठीक है। देन बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर कन्वीनिंग EGM, तो उसका बोर्ड रेजोल्यूशन कैसे होगा। डिमांड ऑन पोल इज देयर, अनाउंसमेंट बाय द चेयरमैन, what was that, I'm not sure. Announcement by the chairman of the meeting in connection with a poll. Then there is checklist for poll. Announcement on the notice board of the company of the result of the poll. Items of business which shall be passed only by postal ballot. Report of postal ballot. Minutes of AGM. Then there is minutes of EGM. Then there is minutes of adjourned AGM. So these are the things that we are going to be studying. So the thing is that honestly अपने मॉड्यूल में पूरा कॉपी पेस्ट ही किया है और कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं की गई है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट।
अपने साइड से. सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हियर इज, इफ़ यू गाइस कैन सी दिस, अपन फटाफट अभी ये पढ़ना चालू करते हैं कि गाइडेंस नोट ऑन जनरल मीटिंग में एग्जैक्टली बोला क्या है. ठीक है, तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ऑन जनरल मीटिंग SS2 was formulated by whom? तो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड. ठीक है, ऑफ व्हाट? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. तो जैसे कंपनी लॉ बोर्ड था पहले, ठीक है, फिर ऑफ कोर्स वो मर्ज हो गया एनसीएलटी में, दैट वाज अनदर पार्ट ऑफ इट. बट पहले ऐसे कंपनी लॉ बोर्ड था, तो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड हर एक चीज़ के लिए बोर्ड बनाते थे. सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोर्ड था, ऑब्वियसली किसका था? इंस्टीट्यूट ऑफ ICSI का ही था, जो कि अप्रूव किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने. दीज थिंग्स आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, तो बेसिकली अभी क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि जनरल मीटिंग कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज फॉलोज. AGM, तो जनरल मीटिंग को ब्रॉडली कैटेगराइज एज फॉलोज क्या है? AGM, EGM, मीटिंग ऑफ क्लास मेंबर्स, मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एट्सेट्रा, अदर मीटिंग. ठीक है, तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर स्टडिंग ऑन इट एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर जनरल मीटिंग तो क्या सिर्फ AGM होता है, जनरल मीटिंग तो क्या सिर्फ EGM होता है क्या. सो व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल मीटिंग, आर वी ओनली टॉकिंग अबाउट AGM, आर वी ओनली टॉकिंग अबाउट EGM, or are we talking about any other meetings also? So these are the things that has to be considered, right? So let's quickly get started. So firstly उन्होंने बोला कि जनरल मीटिंग को हमने कैटेगराइज किया AGM में, EGM में. तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जनरल मीटिंग को कैरेक्टराइज कैसे किया है, तो आप बोलोगे AGM में क्या है और EGM में क्या है, खत्म हो गया ना आपका आंसर, इसीलिए 2 नंबर मिलते हैं. यहाँ पे क्या दिया है भाई? डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स की मीटिंग भी, क्लास मीटिंग भी और अदर मीटिंग भी. ठीक है, दैट इज देयर. AGM में क्या बोला है कि सारी कंपनी को रिक्वायर्ड टू होल्ड ड्यूरिंग एवरी कैलेंडर ईयर मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर कॉल्ड एनुअल जनरल मीटिंग. इंपॉर्टेंस बताया कि अराइज आउट ऑफ नेचर ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन एट दिस मीटिंग ब्रॉडली कैटेगराइज्ड. दीज आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस दैट आर ट्रांजैक्टेड एट AGM. सबको पता है कि ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, स्पेशल बिजनेस होता है. ऑर्डिनरी बिजनेस में आता है दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स. ठीक है, देन देर इज डिविडेंड को लेके है. ठीक है, डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट को लेके. तो 4 बिजनेस तो ऐसे होते हैं जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होते हैं, बाकी सारे स्पेशल बिजनेस होते हैं. At an AGM, consideration of financial statement, consolidated financial statement, report of board of directors and the auditors, declaration of dividend, appointment of as I said कि फाइनेंशियल्स को आप कंसिडरेट कर रहे हो या फिर ऑडिटर्स को अपॉइंट कर रहे हो, डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हो, डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो. सो दीज आर काइंड ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. उसको छोड़ के बाकी सारा स्पेशल बिजनेस होता है. सो एनी आइटम ऑफ बिजनेस रिफर टू अ स्पेशल बिजनेस मे बी. अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी बिजनेस है दैट इज योर स्पेशल बिजनेस. ठीक है, नाउ AGM में क्या बोला है? AGM में फिर उन्होंने वही बोला है दैट कंपनी में ऑल्सो होल्ड एनी अदर मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर कॉल्ड एन EGM. EGM एज एन व्हेन रिक्वायर्ड, जब मेंबर्स रिक्वेजन करेंगे तब आप EGM रख सकते हो. दैट्स ऑल दैट दे हैव मेंशन्ड अभी. तो कि आपको कोई भी एक अर्जेंट बिजनेस आपको ट्रांजैक्ट करना है. ऑफ कोर्स देखो AGM तो साल में एक ही बार होगी. आई होप यू ऑल आर अवेयर, AGM तो साल में एक ही बार होगी. बट भाई EGM अगर आपको जनरल मीटिंग में कोई डिसीजन लेना है, फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनको लोन चाहिए. ठीक है, अब सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन तो आप बोर्ड मीटिंग के थ्रू ले सकते हो. अभी उसको आपको उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ लोन चाहिए तो आपको जनरल मीटिंग रखनी पड़ेगी. अब ऑफ कोर्स आप AGM का वेट तो करोगे नहीं, तो आपको EGM रखना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. देन देर इज मीटिंग ऑफ क्लास ऑफ मेंबर्स. तो मीटिंग ऑफ क्लास ऑफ मेंबर्स में क्या बोला है? सच मीटिंग आर हेल्ड टू ट्रांजैक्ट बिजनेस बाय वे ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन विच ओनली बाइंड्स द मेंबर्स ऑफ द कंसर्न क्लास. ओनली मेंबर्स ऑफ दैट क्लास कैन. ऑफ कोर्स, तो अभी मेंबर्स ऑफ दैट क्लास, अभी इसमें बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि सर्टेन जनरल मीटिंग ऐसे होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर्स वाले हैं, तो इक्विटी वालों को इन्वॉल्व नहीं करना बिकॉज दे वांट टू टॉक अबाउट प्रेफरेंस शेयर्स. So only members of that class can attend such meeting and speak as well as vote, also can vote. For example, meeting of holders of preference shares. See वही एग्जाम्पल दिया है. तो वो है. तो 3 चीज़ हमने क्या पढ़ी? AGM पढ़ा, EGM पढ़ा, क्लास मीटिंग पढ़ा. देन देर इज मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स. भाई जब डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स को कोई दिक्कत हो रही है तो आप क्या इक्विटी शेयर्स वालों की वो मीटिंग बुलाओगे क्या? नहीं, ऑफकोर्स नहीं, राइट.
ऑफ कोर्स नहीं, यू विल कॉल कौन सा मीटिंग, यू विल कॉल जनरल डिबेंचर होल्डर्स का मीटिंग। प्रॉब्लम सर में तो आप पैर के डॉक्टर के पास तो नहीं जाओगे ना। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जिसका प्रॉब्लम है उसके पास ही जाओगे ना, जिसको प्रॉब्लम है उसको ही बुलाओगे ना। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर। देन है अदर मीटिंग में दैट in addition to above mentioned meeting, a company may also hold meeting of its member debenture holders। की कंपनी का जो मन करता है ना, let them do। that's what I am trying to also make you understand। कंपनी का जो मन करता है let them do। so कंपनी का जो भी मन करता है वो मीटिंग वो बुला सकती है। टोटली कंपनी के मूड के ऊपर है, कंपनी के फंक्शंस के ऊपर है, कंपनी के काम के ऊपर है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड क्विकली। इंट्रोडक्शन दिया इन्होंने, जो कि हम पढ़ने वाले हैं क्या, देखते हैं। सो विल क्विकली गो थ्रू दिस। इंट्रोडक्शन में क्या बोला है कि जो जनरल मीटिंग है उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए SS2 में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कंपनीज एक्ट, कंप्लाइंग विद SS2 इंश्योर करता है कि आप रोबस्ट प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हो, इंटीग्रिटी रख रहे हो। ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो। तो SS2 जो है वो रिक्वायर करता है कि कंपनी सेक्रेटरी इसको ओवरसी करे। जहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, डायरेक्टर्स KMP की ड्यूटी है ये सारी चीज़ें हैंडल करना। तो SS2 बेसिकली सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, डज नॉट सीक टू सब्स्टिट्यूट और सप्लांट एनी एग्जिस्टिंग लॉ, इट स्ट्राइव्स टू सप्लीमेंट सच लॉज ऑफ प्रमोटिंग। तो बेसिकली कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इट इज़ नॉट दैट इट इज़ इन सब्स्टिट्यूट ऑफ समथिंग एल्स एंड देन यू हैव टू फॉलो इट लाइक दैट। इट्स समथिंग दैट्स बेटर फॉर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नाउ सिंस मोस्ट ऑफ अस वी आर वर्किंग, वी नो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कितना बोलबाला है, राइट। सो इट्स जस्ट दैट इट इज़ trying to better the corporate governance and that is it। ठीक है, therefore in addition to SS2 the requirement जो भी laid down requirement किया है applicable laws rules regulation उसको तो follow करना ही है। because अगर दोनों में से कोई भी inconsistent होता है तो आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल SS2 कुछ और बोल रहा है, एक्ट कुछ और बोल रहा है, आपको फॉलो तो एक्ट करना है। तो जस्ट दैट कि SS2 एडिशन है, मतलब एक बोलते हैं ना चेरी ऑन द आइसक्रीम है। सो चेरी तो आपको खाना ही है, बट उसके पहले तो आइसक्रीम, ऑफ कोर्स चेरी पहले खाते हैं हम लोग, बट फॉरगेट दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट हियर एक्ट कुछ और बोल रहा है, SS2 कुछ और बोल रहा है, आपको एक्ट को फॉलो करना है। ठीक है, ये एक्ट बोल रहा है 4 डायरेक्टर रखना पड़ेगा। SS2 बोल रहा है नहीं, आपको 3 डायरेक्ट फॉर एग्जांपल 5 डायरेक्टर रखना पड़ेगा, आपको SS2 फॉलो करना पड़ेगा। तो जो भी स्ट्रिक्टर है ना, दैट यू हैव टू फॉलो। एप्लीकेबिलिटी क्या है SS2 की, तो सेक्शन 118 का जो सबसेक्शन 10 है वो बोल रहा है कि सारी कंपनी को ऑब्जर्व करना है SS2। तो SS2 जो है वो एप्लीकेबल है जनरल मीटिंग पे सारी कंपनीज की जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के अंदर, इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड स्मॉल कंपनीज भी। ठीक है, तो प्राइवेट एंड स्मॉल कंपनीज को भी फॉलो करना है ये, एक्सेप्ट OPC एंड सेक्शन 8 कंपनी। तो सेक्शन 8 को भी एग्जाम्पशन है, लेकिन सेक्शन 8 को एग्जाम्पशन तभी मिलेगा जब ये अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एनुअल रिटर्न है, वो प्रॉपरली सबमिट करा रही है। तो जिसने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या एनुअल रिटर्न में, कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया, उसको ये एग्जाम्पशन मिलेगा सेक्शन 8 कंपनी को, फिर नहीं ज़रूरत पड़ेगी SS2 फॉलो करने की। अदरवाइज ऐसी कोई सेक्शन 8 कंपनी है जिसका सीन चल रहा है with respect to financial statement annual return, कोई डिफ़ॉल्ट चल रहा है, दैट कंपनी हैज़ टू फॉलो SS2 बिकॉज फिर वो एप्लीकेबल हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज की फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 11810 दैट इज स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी। तो बेसिकली ये एक ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है जो कि लाइसेंस्ड होती है प्रॉपरली ऑपरेट होने के लिए बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन सेबी, RBI, IRDAI, ऐसी कोई भी अथॉरिटी जो चला रही है बेसिकली। और ये काम भी कहाँ करती है, तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करती है। गेटिंग माई वर्ड्स। तो पहली बात तो ये कंपनीज एक्ट के इस पे नहीं चल रहा है, ये चल रहा है ऐसी कोई भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो कि लाइसेंस्ड है RBI से, IRDAI से। ठीक है, और जो कि वर्क करिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। सो दैट्स देयर। IFSC प्राइवेट कंपनी क्या, अगेन सेम थिंग, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो लाइसेंस है टू ऑपरेट बाय द रिजर्व बैंक, सेबी, देन इंश्योरेंस रेगुलेटरी, ठीक है, दीज काइंड ऑफ थिंग जो ऑपरेट हो रही है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में।
दैट इज़ देयर। नाउ एप्लीकेबिलिटी टू कंपनीज गवर्न अंडर स्पेशल एक्ट। तो इसमें बेसिकली क्या बोल रखा है कि जो स्पेशल एक्ट्स में कंपनीज गवर्नड होती है उस पे क्या एप्लीकेबल होगा क्या ये। तो वो यही बोल रहा है कि SS2 इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी, ठीक है। देन ये सारी कंपनीज पे भी एप्लीकेबल होगा, प्रोवाइडेड दैट इफ द प्रोविजन ऑफ दी स्पेशल एक्ट सच एज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इंश्योरेंस एक्ट 1938, then there is applicable to these companies are inconsistent with मतलब कि भाई इनका एक्ट कुछ और बोल रहा है और SS2 कुछ और बोल रहा है। सो इन सच केस SS2 प्रिवेल नहीं होगा, उनका एक्ट प्रिवेल होगा। फिर ये तो वही सारी चीज़ें हैं। देन इफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट चेंजेस इन द एक्ट, कि अगर SS2 बेसिकली जो है ना वो कन्फर्मेटिव विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट है, तो अगर ड्यू टू सब्सिक्वेंट चेंजेस इन द एक्ट इटसेल्फ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और एनी पार्ट देयर ऑफ become inconsistent with the act, so provisions of the act shall prevail over the secretarial standard. So that is what they have tried to make us understand कि SS2 एक्ट में कुछ भी सीन हो रहा है एक्ट प्रिवेल होगा। Then there is scope of guidance note. So guidance note basically should be read in context of SS2. That's what they have tried to make us understand, which is not important. ये सारी definitions है, which is of course ठीक है मतलब। तो अभी इन्होंने गाइडेंस दिया है कि मीटिंग को कन्वीन करना है, जनरल मीटिंग की बात कर रहे हैं तो वो कैसे होगा एंड ऑल दैट, सो वी हैव टू स्टडी दैट। सो कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग में क्या बोला है, जनरल मीटिंग कन्वीन करना है, ठीक है, कन्वीन करना है, क्या फॉलो करना है, दैट वी हैव टू स्टडी, ओके। सो अ जनरल मीटिंग शैल बी कन्वीन्ड बाय और ऑन द अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड। सो बेसिकली यही बोला है कि जनरल मीटिंग का अथॉरिटी कौन देगा, तो बोर्ड देगा, ठीक है। डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी के MPs ये लोग कन्वीन कर सकते हैं मीटिंग प्रॉपरली अगर उनको ऑथराइजेशन मिला हो तो। देन प्रॉपर नोटिस जाना चाहिए कि कौन सा पर्सन ऑथोराइज्ड है ड्यूली बाय द बोर्ड टू कन्वीन द मीटिंग। It may be noted that this proposition holds good as approval of the board is necessary for the issuance of notice including the items of business to be transacted। तो ऑफ कोर्स NTA एजेंडा इन सब की बातें कर रहा है वो। नेसेसिटी ऑफ प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड फॉर कॉलिंग अ जनरल मीटिंग। देखो अगर आपको जनरल मीटिंग बुलाना है तो इट्स अ फैक्ट दैट कि आपका जो बोर्ड है वो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड है, राइट। तभी अगर आपका बोर्ड ही प्रॉपर नहीं है तो बोर्ड का जो भी डिसीजन लोगे, डोंट यू थिंक वो इनवैलिड है, ठीक है। कैसे ही मतलब आप उसको अप्रूव करोगे, दैट्स द केस। तो बेसिकली इसमें बोलने की कोशिश ये हो रही है, अनलेस द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रिस्क्राइब बाय द एक्ट या फिर आर्टिकल्स एज द केस में भी हैज़ बीन अपॉइंटेड। फॉर एग्जांपल आपके एक्ट में लिखा है कि 7 डायरेक्टर्स चाहिए, 6 डायरेक्टर चाहिए, आर्टिकल में लिखा है 10 डायरेक्टर चाहिए, तो कितने चाहिए, 6 या 10? 10। दैट्स द केस। आर्टिकल में कम नहीं लिख सकते बट ज़्यादा तो आप लिख ही सकते हो, तो उस हिसाब से है। फिर इफ़ अ बोर्ड नॉट प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉज कन्वीन मीटिंग, सच मीटिंग शैल बी इरेग्युलर एंड द रेजोल्यूशन पास्ड वो भी सारा इनवैलिड होगा। फिर है कि जो कॉन्टिन्यूइंग डायरेक्टर्स है वो एक्ट तो कर सकता है नॉट विथ एनी वैकेंसी इन द बोर्ड, बट इफ एंड सो लॉन्ग एज द नंबर इज रिड्यूस बिलो द कोरम फिक्स बाय द एक्ट फॉर अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड, द कंटिन्यूइंग डायरेक्टर। देखो बेसिकली ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि लेट्स से नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम हो गए, ठीक है। इन दैट केस व्हाट यू गोना डू, लेट्स से वैकेंसी है आपके बोर्ड में, 6 डायरेक्टर्स है, अब नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम हो गए, 5 हो गए, अब ऑफ कोर्स आप डिसीजन लोगे वो इनवैलिड होगा। लेकिन अब जो 5 डायरेक्टर्स है क्या वो लोग मीटिंग रख सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, दैट्स व्हाट इट्स ट्राइंग टू से। तो ऑफ कोर्स वो लोग उस ही पर्पस के लिए रख सकते हैं एंड जनरल मीटिंग समन करने के लिए रख सकते हैं। अदरवाइज अगर वो लोग कुछ भी मीटिंग कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूट नहीं है, नंबर ऑफ जितना नंबर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से डिक्रीज हो गया है, इन दैट केस वो लोग अपार्ट फ्रॉम कन्वीनिंग समनिंग अ जनरल मीटिंग या फिर अपार्ट फ्रॉम द रेजोल्यूशन दैट इज फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर, उसके अलावा कुछ भी रखते हैं वो इनवैलिड होगा। कोई भी डिसीजन लिया गया उनके द्वारा अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स वो सारा इनवैलिड हो जाएगा। फिर दिया है द बोर्ड शेल एवरी ईयर कन्वीन और अदरवाइज कन्वीनिंग अ मीटिंग ऑफ इट्स मेंबर्स कॉल, ठीक है। तो एवरी ईयर क्या रखना है, AGM रखना है, दैट्स व्हाट इट्स ट्राइंग टू से। टू ट्रांजैक्ट आइटम ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजैक्टेड एट AGM एज वेल एज स्पेशल बिजनेस अगर कोई रहेगा तो। अगर जो बोर्ड है अगर वो AGM
कंडक्ट करने में फेल हो जाता है किसी भी साल में, तो कोई भी मेंबर ऑफ द कंपनी जो है वो अप्रोच कर सकता है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को, विच में देन डायरेक्ट मतलब एनसीएलटी को जाके बोल सकते हैं भाई इस कंपनी ने एजीएम नहीं रखा, तो एनसीएलटी कैन डायरेक्ट द कंपनी, ये भाई तू एजीएम रख। आर यू गेटिंग माई वर्ड? दैट्स देयर। सेक्शन 96 में क्या बोल रखा है? सेक्शन 96 में ये बोला है कि एजीएम जो है शुड बी हेल्ड इन ईच ईयर, कि हर साल में एजीएम होना चाहिए, ठीक है। ईयर इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट कि ईयर कौन सा है, सो एवरी ईयर बोला है, तो ईयर नहीं बोला है कौन सा, बट एवरी ईयर बोला है। तो डेफिनेशन हैज टू बी कंस्ट्रूड एज पर द जनरल। देखो अगर कोई भी डेफिनेशन आपको नहीं दिया एक्ट में, देन यू विल गो टू होम जनरल क्लॉज एक्ट 1897। जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में बोला है ईयर का मतलब होता है कैलेंडर ईयर, तो एजीएम जो है वो आपका हर कैलेंडर में आपका एजीएम आना ही चाहिए। तो इन केस ऑफ एनी डिफ़ॉल्ट, ठीक है, सो एज आई सेड कि अगर किसी भी ईयर में डिफ़ॉल्ट होता है तो कोई भी मेंबर है ना जो कंपनी का, वो अप्रोच कर सकता है एनसीएलटी को कि भाई ये लोग रख रहे नहीं एजीएम, क्या करना है बताओ। एनसीएलटी कैन डायरेक्ट द कंपनी कि भाई तू एजीएम रख, समझ रहा है। बोर्ड में ऑल्सो हावेवर इफ डीम फिट कॉल एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, अगर उनको लगता है कि भाई अपने को ईजीएम बुलाना पड़ेगा, कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट करने हैं तो ईजीएम बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। ईजीएम तो बेसिकली वो बोल रहा है कि कोई भी जनरल मीटिंग अपार्ट फ्रॉम एनुअल जनरल मीटिंग हम उसको ईजीएम बोलते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। If any time the number of directors, same thing, if any time the number of directors required, yeah, that falls below the quorum required to form a quorum are not within India. Acha, this is different. So if any time number of directors required to form a quorum are not within India, and any director or any two members of the company, acha, okay, may call an extraordinary general meeting in the same manner as nearly as possible as that in which such a meeting may be called by the board and all that stuff. So just say that कि अगर मेंबर्स नहीं है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोरम, अगर वो चीज़ नहीं हो रहा है इंडिया में, तो डायरेक्टर या फिर कोई भी दो मेंबर कंपनी के, दैट दे कैन कॉल ईजीएम इन द सेम मैनर, ठीक है। फिर है कि बोर्ड शैल ऑन द रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स हु होल्ड एज ऑन डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ अ वैलिड रिक्विजिशन, ये क्या है? द बोर्ड शैल ऑन द रिक्विजिशन ऑफ मेंबर हु होल्ड एज ऑन डेट ऑफ, मतलब उसका वैलिड रिक्विजिशन है, वैलिड रिक्वेस्ट है। तो बोर्ड को क्या करना चाहिए? इन केस ऑफ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल not less than 1/10 of the paid up capital of carrying voting right, or in case of company not having share capital not less than 1/10 of total voting power of the company, call an EGM of the company। तो क्या EGM कोई भी बुला सकता है? सपोज मैं रिलायंस में होल्ड करती हूँ 10 रुपए के शेयर, क्या मैं ईजीएम बुला सकती हूँ? डू आई हैव दैट मच पावर टू कॉल एन ईजीएम? तो ईजीएम मेंबर बोला ना हमने कि दो मेंबर बुला सकते हैं, तो क्या कोई भी दो मेंबर बुला सकते हैं भाई? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कोई भी दो मेंबर बुला सकते हैं? नहीं। तो कौन सा मेंबर ईजीएम बुला सकता है? तो इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, अगर कंपनी का जो है, कंपनी अगर ऐसी कोई कंपनी से शेयर, मतलब जिस कंपनी का ईजीएम बुलाना है, अगर उसका शेयर कैपिटल है, ठीक है, तो नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कैरिंग वोटिंग राइट्स, कि जो आपका पेड अप शेयर कैपिटल है, जो आपका बेसिकली पेड अप शेयर कैपिटल है कंपनी का, तो ऐसे मेंबर्स जो कि होल्ड करते हैं एटलीस्ट 1/10 से ज़्यादा, ठीक है, और अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है, नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, तो नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे जस्ट दैट दे आर सेइंग 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी, कि कंपनी का जो टोटल वोटिंग पावर है उसका 1/10 एटलीस्ट आप होल्ड करने चाहिए हो। और अगर कंपनी जो है वो शेयर कैपिटल होल्ड करती है, तो फिर इन दैट केस 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल हियर। सो फॉर एग्जांपल, वेयर द कंपनी वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ, दैट हैज़ अ शेयर कैपिटल, ठीक है। तो शेयर कैपिटल है, तो उसके केस में अगर किसी मेंबर को वोट एजीएम बुलाना है, तो क्या वो बुला सकता है? तो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव इज दैट कि अगर 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल कोई पर्सन होल्ड करता है, तो ऑफकोर्स वो बुला सकता है, ठीक है। अगर ऐसी कोई कंपनी है जो शेयर कैपिटल नहीं है जिसके पास, इन दैट केस एटलीस्ट 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी होना चाहिए। सो दैट्स देयर। तो ये जो 1/10 का सीन है, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली अप्लाई होता है ईजीएम बुलाने के लिए,
So basically, we are specifically talking about EGM and not anything else. Okay, I hope you get my words. So we are specifically talking about EGM. So this applies only with respect to calling an EGM that we understood. Will still mark it for better understanding. So it may be noted that phrase 1/10 of the paid up share capital implies that total number of, तो वही है यार जो मैंने बोला कि कंपनी का जो टोटल अमाउंट है पेड अप ऑन शेयर्स हेल्ड बाय रिक्वेजनिस्ट should not be less than 1/10 of total amount paid up on all shares of the company which carry the right to vote. Right. A single shareholder may also file the requisition for convening a meeting, provided that he has the requisite voting rights as per Section 100 of the Act. अभी हमने पढ़ा कि 2 मेंबर्स बुला सकते हैं, ठीक है, ईजीएम। बट अब ये बोल रहा है कि सिंगल शेयर होल्डर भी बुला सकता है प्रोवाइडेड उसके पास वोटिंग राइट्स है एज पर सेक्शन 100 ऑफ द एक्ट। तो फिर इसके बाद सेक्शन 100 के बारे में चीज़ें बताई गई है। आई एम जस्ट थिंकिंग ओके इतना ही है ये, ठीक है, ये हो जाएगा फिर विल जंप अप टू नोटिस। तो बेसिकली हम पढ़ भी अब इस तरीके से रहे कि आईसीएस अब इससे ज़्यादा क्या ही पूछोगे आप। मतलब हम अपनी मेन बुक में से पढ़ रहे हैं, हम मॉड्यूल से भी ऊपर की जो चीज़ है उसको रेफर कर रहे हैं, तो अब आईसीएसआई भी क्या ही पूछ लेगा, दैट्स दैट। So as the reference of section 100 of the act is to share which carry on voting rights, the act is to shares which carry voting rights holders of preferences cannot join in requisitioning an EGM except for those matter in अच्छा ठीक है, basically preference shares वाले नहीं आ सकते unless उनका कोई matter हो, that's what it is trying to say. Then it says कि section 100 जो है वो it doesn't distinguish between a requisitionist being a natural or an artificial person. तो अगर कोई artificial person है, कोई company है for example, तो वो भी submit कर सकती है requisition within the company. So in case of a body corporate is a member of another company, it can file the requisition for convening a meeting if it holds the required voting power. In case of body corporate is a member of another company. So I hope you all know what is body corporate. Just in case you're not aware कि body corporate क्या है, because body corporate is a big definition यार, मतलब इसमें सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ के सारी चीज़ें आती हैं, सारी मतलब सारी, व्हेन आई से सारी मतलब सारी फर्म भी। तो बॉडी कॉर्पोरेट इज़ अ बिग 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 डेफिनेशन। आई वुड सजेस्ट कि मैंने बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन ऑलरेडी डाल रखा है, तो इफ़ यू इवन सर्च कि सीएस लीगल वर्ड पे बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन क्या है, यू विल गेट इट। 5 मिनट्स की वीडियो, आई थिंक यू शुड वॉच इट, टैक्स में भी काम आएगा। तो इन केस ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट जो कि मेंबर है अनदर कंपनी का, इट कैन फाइल द रिक्वेजिशन फॉर कन्वीनिंग अ मीटिंग इफ इट होल्ड्स द रिक्वायर्ड वोटिंग राइट्स। दिस इज इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट मार्क कर देती हूँ। सो बेसिकली फिर वही है कि सारे मेंबर को राइट है कि वो लोग रिक्वेजिशन कर सके फॉर कॉलिंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। So he cannot be restrained, from requisitioning an EGM or general meeting, and he is not bound to disclose. अच्छा वो bound to disclose reason भी नहीं है for resolution passed to be moved at the meeting. So also he is not bound to disclose the reasons for the resolutions proposed to be moved at the meeting. कि अगर मैं कोई रेजोल्यूशन प्रपोज कर सकती हूँ उसका रीजन क्या है वो भी अगर नहीं बताया तो चलेगा। दैट्स व्हाट इट इज ट्राइंग टू से एज पर माय नॉलेज। नेक्स्ट, I hope it is visible to you all. The screen is very much visible, I guess. तो अभी रिक्वेजिशन फॉर एग्जाम्पल मैं 10 रुपये का शेयर होल्ड करती हूँ, छोड़ दो 10 रुपये का नहीं भाई, मैं 10 करोड़ का शेयर होल्ड करती हूँ, 1/10 वाला पावर भी है मेरे पास। सो माई ओनली क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि कैन आई जस्ट टेल देम ब्रीफली ओरली कि भाई मेरे को जनरल मीटिंग रखवाना है, कैन आई डू दैट? दैट्स माई क्वेश्चन।
Can I really do that? Can I just tell them, I want to have a journal meeting in your company? Is that possible? That's not possible. You have to give a return में जो भी चीज़ें आप दे रहे हो ना, आप बोल रहे हो कि मेरे को ईजेम बुलाना है, दे बुला दो, कोई दिक्कत नहीं है. राइटिंग में देना, या तो राइटिंग में तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में, बट कुछ तो ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि ओके आपने बोला है ऐसा. Then the board cannot reject a requisition as invalid except when the requisitionist do not fulfill the eligibility criteria stipulated under section 100 of the act. तो बेसिकली ये बोलने की कोशिश यही कर रहा है कि बोर्ड रिजेक्ट ही नहीं कर सकता रिक्वेस्ट को कि वो इनवैलिड है करके वैसा, एक्सेप्ट व्हेन द रिक्वेजनिस्ट, एक्सेप्ट अगर जो भी क्राइटेरिया दिया है सेक्शन 100 में वो रिक्वेजनिस्ट जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है. इन दैट केस ओनली बोर्ड बोल सकती है कि भाई ये इनवैलिड है, बराबर नहीं है, एज द केस में भी. अदरवाइज बोर्ड की हिम्मत ही नहीं है कि वो उसको बोल दे कि ये इनवैलिड है. आया क्या मगज में बेटा? जो सिखा रही हूँ मैं आ रहा है, समझ आ रहा है? गुड, ठीक है. मार को जा भाई, मार को जा, हद है मतलब. चलो मैं क्या करूँ, नहीं होता कभी कभी. ठीक है. However, it has been held that board is within its right to refuse to call. तो अब ये भी बोर्ड को बोला है कि however it has been held that board is within its right to refuse to call and hold an EGM on the requisition of members where an order of injunction restraining the company from holding any meetings is in force. वापस से पढ़ना है लाइन. तो सबसे पहले ये बोल रहा है पहली लाइन में कि बोर्ड जो है ना वो रिजेक्ट नहीं कर सकते रिक्वेस्ट को ये बोल के कि भाई ये इनवैलिड है, एक्सेप्ट अगर वो 100 वाला सेक्शन 100 वाला जो भी चीज़ है वो फॉलो नहीं करेगा, फिर तो बात ही अलग है, फिर तो कर दो. अदरवाइज नहीं कर सकते आप. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अदरवाइज नहीं कर सकते. फिर बोला है कि however it has been held that board is within its right to refuse to call and hold an EGM on the request of members where an order of injunction restraining the company. अगर भाई ऑर्डर आया है, NCLT से ऑर्डर आया, ठीक है, कि कंपनी अभी कोई भी मीटिंग नहीं रख सकती, तो क्या NCLT के ऊपर कंपनी जाएगी? नहीं बॉस, नहीं जा सकती. दैट्स व्हाट इट्स ट्राइंग टू से. Then the next it says that कि if on receipt of valid requisition having been made in this behalf, अगर बोर्ड जो है वो within 21 days from date of such receipt fails to call a meeting on any day within 45 days from the date of receipt of such requisition, the requisitionist may themselves call and hold the meeting within 3 months from the date of request in the same manner in which board should have called and held the meeting. तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि एक वैलिड रिक्वेस्ट आया था बोर्ड को कि भाई मीटिंग रख लो, ठीक है. अभी बोर्ड को क्या करना था कि जब रिक्वेस्ट आया वहाँ से 21 डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिक्वेस्ट अगर बोर्ड ने मीटिंग नहीं रखा ऑन एनी डे विदिन 45 डेज ऑन द डेट ऑफ रिसिट ऑफ सच रिक्वेस्ट, तो 21 डेज का क्या लॉस है. तो बेसिकली जब से रिक्वेस्ट आया कि भाई मीटिंग रख लो, मीटिंग रख लो, मीटिंग रख लो, ठीक है, जब से रिक्वेस्ट आया कि मीटिंग रख लो, तो वहाँ से 21 डेज़ में एटलीस्ट बोर्ड को कॉल करना है. मीटिंग कॉल करना मतलब नोटिस देना है, नोट्स टू एजेंडा देना है, नोटिस देना है बेसिकली कि ठीक है, विदिन 21 डेज़ नोटिस दे दिया कि विदिन 45 डेज़ मीटिंग हो जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट. सो फॉर एग्जांपल आज 1 तारीख है, एग्जांपल है 1 तारीख है, 1 तारीख को वैलिड रिक्वेस्ट आया. सो विदिन 21 डेज़ मुझे एटलीस्ट मीटिंग के लिए नोटिस दे देना है और विदिन 45 डेज़, तो 1 तारीख है तो 45 डेज़ के अंदर अंदर मुझे मीटिंग हेल्ड कर लेनी है. तो विदिन 21 डेज़ नोटिस रख लेना है, विदिन 45 डेज़ मीटिंग रख लेनी है. तो इन शॉर्ट अगर मेरे को वैलिड रिक्वेस्ट आया, मैं 5 दिन में मैंने मीटिंग के लिए नोटिस दे दिया, 10वें दिन पे मैंने मीटिंग हेल्ड कर ली, वेरी मच इनफ. दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. लेकिन अगर बोर्ड ऐसा नहीं करती है, देन इन दैट केस विदिन 3 मंथ्स ऑन द डेट ऑफ रिक्वेस्ट मेंबर्स जो है वो लोग खुद ही मीटिंग रख लेंगे इन द सेम मैनर जैसे कि बोर्ड रखती. तो वही बोला है द बोर्ड शुड विदिन 21 डेज ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ अ वैलिड रिक्वेजिशन कॉल अ मीटिंग ऑन एनी डे विदिन दिस. सेम लाइन 2 बार क्यों ही दोहराते हैं, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, बट ठीक है.
तो इस पैराग्राफ में यही बताया कि विदिन 21 डेज़ अगर नोटिस नहीं दे रही है कंपनी, तो कंपनी इज़ बाउंड कि वो सारे जो भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स का एटलीस्ट काइंड ऑफ सारा एड्रेस दे, प्रॉपर एड्रेस दे मेंबर्स का, कि वो लोग कहाँ पे सिचुएटेड है पर्टिकुलर मेंबर्स, एड्रेस एज़ इन हाउस एड्रेस दे, ताकि जो मेंबर्स है, जो ईजेम बुलाने की कोशिश करते हैं, वो लोग वैलिड ईजेम बुला सके। दैट्स द मोटो। और ऐसा नहीं है कि फिर बोर्ड का ड्यूटी खत्म हो जाता है, तो जहाँ पे बोर्ड जो है उसने कन्वीन नहीं किया ईजेम ऑन अ रिक्वेस्ट, तो वो बोर्ड का ड्यूटी बन जाता है टू प्रोवाइड रिक्वेस्टनेस विद ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, दैट इज रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम एंड ऑल दैट। फिर वही है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नीड नॉट बी एनेक्स्ड टू द नोटिस ऑफ ईजीएम convened by requisitionist, and the requisitionist may disclose the reasons for resolution which they propose to move at the meeting. तो बेसिकली वी ऑल नो कि भाई नॉर्मली एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होता है कि हम रेजोल्यूशंस need to be annexed to notice of EGM convened by requisitionist, but in case requisitionist are calling the meeting, in that case notice के साथ explanatory statement देना हो ये ज़रूरी नहीं है। Of course there is no bar, लेकिन like नहीं देना that's fine, but there is no bar that you can't add explanatory statement. That's what it's trying to say. सच रिक्वेजिशन शैल नॉट पर्टेन टू एनी आइटम। अब ये रिक्वेस्ट आप किसी ऐसे आइटम पे नहीं कर सकते हो बिजनेस के दैट इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजैक्टेड मैंडेटरी टू पोस्टल बैलेट। तो इफ यू हैव रेड कंपनीज एक्ट 13, तो देर आर सर्टेन आइटम्स जो कि आप सिर्फ और सिर्फ पोस्टल बैलेट के थ्रू ही पास कर सकते हो। तो आप ऐसे मीटिंग बुला रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, दैट्स फाइन, बट आप ऐसे कोई आइटम पे रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते हो जहाँ पे क्लियरली एक्ट पे मेंशन है कि भाई पोस्टल बैलेट के थ्रू ही चीज़ें होंगी। देन द नेक्स्ट इज नोटिस। तो नोटिस किस चीज़ का देना है, कैसे देना है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, दैट्स ऑल वी गोइंग टू टॉक अबाउट। नोटिस राइटिंग में होना चाहिए। अरे भाई आ जा यार, कौन से चलो इस कलर में कर लेते हैं अभी, या तो इस, बट मुझे इसका नहीं चेंज करना था, बट ठीक है अभी छोड़ो। सो नोटिस जो है वो राइटिंग में होना चाहिए सारे मीटिंग का। शेल बी गिवन टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी। सच नोटिस शेल ऑल्सो बी गिवन टू डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, to the secretarial auditor of the company, to debenture trustee if needed, and whenever applicable or so required, कि जभी भी जिसको भी एप्लीकेबिलिटी है उस हिसाब से आप दो, दैट्स नॉट दैट्स काइंड ऑफ एप्लीकेबिलिटी इज देयर। तो सबसे पहले राइटिंग में दोगे, दैट्स देयर, ठीक है। सारे मेंबर को दोगे कंपनी के, ऑल्सो डायरेक्टर्स को, ऑडिटर्स को तो देना ही है, सेक्रेटरी ऑडिटर, डिबेंचर ट्रस्टी, जहाँ जहाँ पे इनकी ज़रूरत है इनको भी देना पड़ेगा, वेर एवर एप्लीकेबल और सो रिक्वायर्ड। Then there is notice for convening the meeting should be given in writing to every person entitled to such notice, कि आपको इंश्योर करना है कि भाई इट्स द काइंड ऑफ लाइक ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, कि जिसको जिसको नोटिस मिलना चाहिए उसको उसको आपको नोटिस देना पड़ेगा। तो दिस लाइन इज ऑल्सो आप काइंड ऑफ फील वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज फॉर्म ऑफ नोटिस, कि फॉर्म कैसा होना चाहिए। सो द नोटिस शुड बी इन राइटिंग through though no form has been prescribed for this purpose. Oral intimation that it is proposed to have a general meeting is not a notice or kind of information. It is not all a notice, and consequently if meeting is held, it will be invalid. As I said, it has to be in writing. So writing is the main key over here. Then person entitled to notice, कि कौन कौन सा person है जो entitled है for the notice, that's what they are asking us. Person entitled to notice. So for example, I'm a company, ठीक है, I'm a Roshni Limited company, listed company.
मेरे को नोटिस देना है, मुझे पता है। अरे किसको देना है, दैट आई शुड बी अवेयर ऑफ, राइट? तो एसएस 2 बोल रहा है बेसिकली, सबसे पहले एसएस 2 बोल रहा है कि मैं सेक्शन 101 के हिसाब से बात कर रहा हूँ, दैट नोटिस ऑफ एवरी मीटिंग ऑफ द कंपनी शुड बी गिवन टू होम। तो एज पर सेक्शन 101 ऑफ व्हाट, एज पर सेक्शन 101 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कि नोटिस आपको इसको देना है, तो सारे मेंबर्स को देना है, कंपनी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना है, अगर लाइक कोई डिसीज्ड है, इंसॉल्वेंट है, तो उसके असाइनी को, तो बेसिकली सारे मेंबर्स को देना है। कोई मेंबर डिसीज्ड है या इंसॉल्वेंट है तो उसके लीगल हायर्स को, रिप्रेजेंटेटिव को देना है। फेयर इनफ। तो मेंबर वुड इंक्लूड पर्सन हुज शेयर्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू आईपीएफ। ठीक है, दैट्स फाइन। मेंबर्स वुड इंक्लूड पर्सन हुज शेयर्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू आईपीएफ। ठीक है। तो नोटिस आपको ऑडिटर्स को देना है, एवरी व्हेन आई से एवरी, इट हैज टू बी एवरी डायरेक्टर को नोटिस जाएगा आपका। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो वही है सेक्शन, सबसेक्शन सर 255 के हिसाब से मेंबर मतलब क्या, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या, तो नहीं, तो मेंबर्स के मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों भी, whose name is entered in the beneficial owner in the record of depository. Accordingly, holders of equity shares as well as holders of preference shares are entitled to receive notice of general meeting and to attend the meeting. Further, Section 101 of the Act does not qualify the term member by a restrictive expression entitled to vote. Accordingly, preference shareholders are entitled to receive notices and to attend vote general meeting as the case may be. इन शॉर्ट वही कि मेंबर्स में सब आ जा रहे हैं। ठीक है, देख, इक्विटी एंड प्रेफरेंस बोथ। वही बोला है, नोटिस टू बी गिवन टू द फॉलोइंग सेक्रेटरियल ऑडिटर, डिबेंचर ट्रस्टी, member which is a body corporate, representative and assignees, when meeting is adjourned, irregular notice है तो काफ़ी बड़ा है। So now what I'm gonna do is, because I'm kind of tired, I don't want to be continue making this video. What I'm gonna do is I'm gonna mark it. First I'm gonna mark it, highlight this for you, so that in a lesser time we can contribute more together. So I'm gonna take a rest for a while, and then after 30 minutes I'll upload a video again. So after highlighting some points, then I'm gonna start the lectures, and then I'm gonna upload the videos. So that we can, as I said, we can contribute less. We can contribute more in a less span of time. So this is all for this video. You can keep supporting. I've got a playlist, so you can check the playlist. I have it for GRMC drafting, CRI, RCD, for other subjects as well. So you can check the videos in that playlist. Thanks everyone.